प्रभात विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे व्याख्यान 1, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 2 ल्हासा की ओर। लेखक का नाम राहुल सांकृत्यायन। इससे पहले हमने पाठ 1 पढ़ा था, 2 बैलों की कथा। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 ल्हासा की ओर। हमारे क्षितिज के 2 भाग हैं, एक है गद्य खंड, एक है काव्य खंड। गद्य खंड में हमने ये दूसरा पाठ पढ़ रहे हैं, काव्य खंड के हम 9वां और 10वां पाठ पढ़ चुके हैं। तो आइए जानते हैं लेखक परिचय व पाठ की जानकारी। सबसे पहले लेखक परिचय। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश के गांव पंधा में हुआ था। उनका मूल नाम था केदार पांडे। ये है हमारे लेखक राहुल सांकृत्यायन। उन्होंने आगरा तथा लाहौर से शिक्षा प्राप्त की। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तब से उन्हें राहुल सांकृत्यायन पुकारा जाने लगा। उन्हें पाली, प्राकृत, तिब्बती, चीनी, जापानी आदि भाषाओं का भी ज्ञान था। अर्थात उनका पहला नाम क्या था? केदार पांडे। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपना नाम राहुल सांकृत्यायन रख लिया। उनकी रचनाएं। राहुल सांकृत्यायन ने कहानियां, उपन्यास, निबंध, आत्मकथा, जीवन वृत्त आदि विधाओं में लेखन किया है। उनकी रचनाएं हैं मेरी जीवन यात्रा, भागो नहीं, दुनिया को बदलो और दिमागी गुलामी आदि। उनकी साहित्यिक विशेषताओं से परिचित हो जाते हैं। राहुल सांकृत्यायन के साहित्य में जिंदा दिली और साहस के दर्शन होते हैं। उन्होंने न केवल देश विदेश की यात्राएं की हैं, अपितु अपने साहित्य में उन यात्राओं का सजीव वर्णन भी किया है। उनके साहित्य को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है मानो वो दृश्य हमारे सामने सजीव रूप में आ गए हों, अर्थात चित्र के रूप में उपस्थित हो जाते हैं। उनकी रचनाओं में कठोर साधना दिखाई देती है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कठोर साधना की। साधना के दर्शन ल्हासा की ओर नामक वृत्त को पढ़कर किए जा सकते हैं, क्योंकि ल्हासा की यात्रा में उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उन्हीं कठिनाइयों को उनकी कठोर साधना कहा गया है। राहुल जी की भाषा शैली। राहुल जी की भाषा पर घुमक्कड़ी का पूरा प्रभाव देखा जा सकता है। घुमक्कड़ का अर्थ होता है घूमने वाला और घुमक्कड़ी मतलब घूमने वाली। यहाँ घूमने वाले से मतलब है उनकी भाषा, क्योंकि वे अलग अलग देशों की यात्रा करते थे। उनकी भाषा भी वैसी ही होती थी। जिस देश की यात्रा करते थे उसी भाषा को वो ग्रहण करते थे, उसको सीखने का प्रयास करते थे, वहां के प्रचलित स्थानीय शब्दों का प्रयोग करते थे। इसलिए उनकी भाषा सहज व स्वाभाविक भाषा है। जिस क्षेत्र में जाते थे उसी भाषा को सीखकर उसी में लिखने की कोशिश भी करते थे। आइए अब पाठ के सार की ओर बढ़ते हैं। ल्हासा की ओर एक यात्रा वृत्तांत है। देखो, गद्य की बहुत सारी विधाएं होती हैं। मैंने अभी बात की थी उपन्यास, कहानी, नाटक वगैरह। उसी तरह से पद्य की भी बहुत सारी विधाएं हैं। हम दोहा लिखते हैं, हम पद लिखते हैं, ठीक है। तो ये है एक यात्रा वृत्तांत जिसे लेखक ने निबंध शैली में लिखा है। इसमें राहुल सांकृत्यायन ने सन 1929 और 30 में नेपाल के तिब्बत के दुर्गम रास्तों का रोमांचक वर्णन किया। जो यात्रा उन्होंने 1929 में शुरू की थी वो 30 में समाप्त हुई, और नेपाल के तिब्बत के रास्ते से की थी उन्होंने वो। उसके दुर्गम रास्ते, जो कठिन रास्तों का उन्होंने वर्णन किया है, वो बहुत ही रोमांचक है। चलिए पाठ की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले है नेपाल तिब्बत मार्ग का महत्व। ये इसलिए है क्योंकि इसी मार्ग से लेखक ने तिब्बत की यात्रा की थी। नेपाल तिब्बत मार्ग नेपाल से तिब्बत आने जाने का मुख्य मार्ग है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता खुलने से पहले भारत का व्यापार भी इसी मार्ग से होता था। यानी कि कलिंगपोंग का रास्ता जब बंद था तो एक नेपाल तिब्बत मार्ग ही था जहां से लोग आया जाया करते थे, और व्यापार भी इसी रास्ते से होता था। व्यापारिक का मतलब होता है व्यापार से संबंधित। यह सैनिक मार्ग भी था, यहाँ सैनिक भी जाया करते थे। आज भी इस पर अनेक चौकियां होती हैं जहाँ सुरक्षा के लिए बनाई जाती हैं, और किले भी बने हुए हैं जहाँ पर दुर्गम कहते हैं, दुर्ग कहते हैं जिसको। लेकिन आज वहां पहले क्या था, वहां फौजी पलटन रहा करती थी, लेकिन आज वहां नहीं रहते हैं। आज वहां पर जो खेती वगैरह करते हैं, तो थोड़े बहुत जो परित्यक्त किले हैं, छोड़े हुए किले, उनमें किसान रहा करते हैं। अब बात करते हैं तिब्बत के सामाजिक जीवन की। उस समय तिब्बत में जाति पाति की कोई भावना नहीं थी। आराम के साथ साथ बहुत सी कठिनाइयां भी थी। अगर आराम की बात करें तो जाति पाति की कोई भावना नहीं थी। लोग एक दूसरे के घरों में आया जाया करते थे। और कठिनाइयों की बात करें तो वहां पर बहुत ठंड का सामना करना पड़ता था, धूप का सामना करना पड़ता था, डाकुओं का डर रहता था,
खाने पीने की व्यवस्था कम होती थी, दूर दूर तक कोई गांव नहीं होते थे और लोग निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर किसी भी अपरिचित को घर में प्रवेश करने देते थे। निम्न श्रेणी मतलब घटिया किस्म के जो भीख मांगने वाले थे उनको नहीं आने देते थे, वरना अपरिचित व्यक्ति घर में आया जा सकते थे। वो अपने लिए चाय भी बना सकते थे। आप चाहे तो जो अपरिचित व्यक्ति है उसे घर की जो उसके कहने पर जो घर की सास या बहू होती थी उसके लिए चाय बना लाती है। वह चाय मक्खन सोडा नमक मिलाकर मिट्टी के टोटीदार बर्तन में परोसी जाती है। टोटीदार कहते हैं कप की तरह होता है एक। तो उसमें चाय में क्या डलता है, मक्खन डलता है और सोडा डलता है और नमक डलता है। हमारा खान पान अलग है, उनका खान पान अलग है, इसीलिए इस तरीके की वस्तुओं के नाम हमारे सामने हैं जो चाय में डलती हैं। अगर उन्हें लगे कि हमारी चाय में ये सब चीजें नहीं डाली जा रही, क्योंकि जो रसोई है वो बैठक से थोड़ी दूर है और दिख नहीं रहा कि हमारा सामान डाला जा रहा है या नहीं डाला जा रहा, तो आप खुद भी जाकर के वहां पर चाय बना सकते हैं। अब बात आती है लेखक के रहने के प्रबंध की। देखो, जब लेखक ने 2 बार यात्रा की थी, एक बार की थी भद्रवेश में, एक बार की थी भिखमंगे के वेश में। भद्र का मतलब होता है सज्जन। जब उन्होंने सज्जन पुरुष के वेश में यात्रा की थी तो उन्हें रहने के लिए उचित स्थान नहीं मिला था, क्योंकि ये लोगों की मनोवृत्ति पर निर्भर था, लोगों की इच्छा पर निर्भर था, मन के ऊपर निर्भर था कि वो किसी को घर में आने दें या ना आने दें। शाम के समय वहां के जो लोग होते थे वो छंग यानी शराब पीकर अपने होशो-हवास दुरुस्त नहीं रखते थे, इसलिए वो घर में किसी को प्रवेश करने नहीं देते थे। दूसरी बात ये थी कि जब लेखक भिखमंगे के वेश में गए तो उनके साथ सुमति थे। सुमति की जान पहचान के लोग वहां पर थे, इसीलिए भी लेखक को रहने के लिए अच्छी जगह मिली, जबकि पहली बार भद्रवेश में उन्हें उचित स्थान नहीं दिला पाया था। लेखक जब परित्यक्त चीनी किले से चला तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी से मतलब है रास्ते का कर। लेखक ने सुमति के साथ मिलकर वो यात्रा की थी जो नदी के रास्ते से की थी, इसीलिए उन्हें कुछ चिटें देनी थी। लेखक ने अपनी और अपने साथी की चिट दी जिससे वो आगे प्रवेश पा पाए। सुमति की जान पहचान के कारण उसे थोंडला के आखिरी गांव में ठहरने की अच्छी जगह मिली। सुमति कौन थे? सुमति एक बौद्ध भिक्षु थे। ठीक है, वो बौद्ध गया से क्या करते थे, जाते थे और वहां से गंडे ले आते थे, और जब वो गंडे समाप्त हो जाते थे तो किसी भी कपड़े के चीर कर वो गंडे बना देते थे और लोग अंधविश्वास के कारण उसे ही गया के गंडे मान करके पहन लेते थे और उसे पैसे दे देते थे। और सुमति क्योंकि आया जाया करते थे गांव में, इसलिए उनकी जान पहचान थी और इसलिए भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद भी लेखक को थोंडला के आखिरी गांव में रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई। पिछली बार जब वे घोड़ों पर सवार होकर आए थे तो उन्हें एक गरीब झोपड़े में ठहरना पड़ा था, और इस बार वे भिखमंगे के वेश में यात्रा पर थे। देखो, घोड़ों पर थे, अच्छे भी थे, कपड़े पहनकर आए थे अच्छे, लेकिन फिर भी उन्हें गरीब झोपड़े में रहना पड़ा। लेकिन इस बार भिखमंगे का वेश होने के बावजूद भी उन्हें रहने के लिए उचित स्थान मिला, क्योंकि उनके साथ सुमति थे। अब बात आती है थोंडला का जंगल, यानी कि दांडे एक ऐसी जगह है जो सबसे खतरनाक स्थल है। थोंडला का तिब्बत का खतरनाक स्थल कहा जाता है। ये 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए उनके दोनों तरफ मीलों तक गांव नहीं है, दूर दूर तक कोई गांव दिखाई नहीं देता है। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कारण यहाँ आदमी दिखाई नहीं देते, दूर दूर तक लंबे लंबे पहाड़ हैं, किनारे पर दूसरे मुड़ते हैं तो कोई भी व्यक्ति वहां पर दिखाई नहीं देता। ये डाकुओं के लिए सबसे सुरक्षित स्थल है, क्योंकि वहां पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता, घने जंगल है। यहाँ की सरकार भी पुलिस पर भी खर्च नहीं करती कि वो डाकुओं को पकड़े, इसलिए यहाँ खून आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि डर तो है नहीं किसी को किसी का। डाकू पहले आदमी को मार डालते हैं फिर लूटते हैं। क्यों? क्योंकि डाकुओं को खुद की अपनी जान का खतरा बना रहता है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो लाठियों की तरह बंदूकें लेकर घूमते हैं। पुलिस की कानून व्यवस्था है नहीं, डर किसी का है नहीं, इसलिए लोग अपनी जान को बचाने के लिए, डाकुओं से बचाने के लिए लाठियों को की तरह बंदूकें हाथ में लेकर के घूमते हैं। और डाकू भी इसलिए मार देते हैं, उनको पता चले कि कहीं लूटने से पहले वो आदमी ही उन्हें ना मार दे, इसलिए वो पहले उस आदमी को मार देते हैं फिर लूटते हैं। और खून हो जाता है तो कोई गवाह भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आदमी तो बचता ही नहीं कि वो बता सके कि उसे लूटा गया है या नहीं, और किसी और को भी मारा गया है तो भी नहीं पता चलता, क्योंकि वो डाकू तो जान से ही मार देते हैं। अब आती है बात घोड़ों की यात्रा। जब लेखक वहां से निकल रहे थे तो उन्हें लगा कि जो ऊंचाई है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए उन्होंने क्या किया, घोड़े कर लिए। अगले दिन उन्होंने 16-17 मील की ऊंचाई चढ़कर लंकोर पहुंचना था, इसलिए उन्होंने घोड़े कर लिए। दोपहर के समय वो दांडे वो स्थान जो सबसे खतरनाक था। 17,000 फुट की ऊंचाई थी, दाहिनी तरफ हिमालय की बर्फीली चोटियां थी, बर्फ से ढकी हुई थी, इसलिए ठंड भी बहुत ज्यादा थी। कुछ स्थान तो बर्फ से ढके थे तो कुछ बर्फ से रहित थे, यानी कुछ तो बर्फ से बिल्कुल ढके हुए थे, बिल्कुल सफेद श्वेत शिखर थे, कुछ हरियाली थी, कुछ जगह हरे नजर आ रहे थे और कुछ पर कुछ भी नहीं था, अर्थात बिल्कुल नंगे थे वो पहाड़, मिट्टी थी, पत्थर थे। सबसे ऊपर दांडे के देवता का स्थान था, सर्वोच्च स्थान जो था वो दांडे के देवता का था।
जिसे किससे सजाया गया था? जिसे पत्थरों, सींगों तथा रंग बिरंगी झंडियों से सजाया गया था। देखो यहाँ रंग बिरंगी झंडियों का बड़ा महत्व है। जो बौद्ध मठ होते हैं या बौद्ध मंदिर होते हैं, वहां पर अगर आप कभी गए हो तो देखा होगा कि वहां पर ज्यादातर जगहों पर रंग बिरंगी झंडियां लगी हुई होती हैं। लेकिन अगर वहां पर किसी की मृत्यु हो जाती है तो इन रंग बिरंगी झंडियों को हटा करके वहां पर श्वेत झंडियों को लगा दिया जाता है, सफेद झंडियां लगा दी जाती हैं, जो कि उस व्यक्ति के प्रति शोक को प्रकट करता है। अब लेखक वहां जब पहुंचे थे तो उतराई आ गई। जब वो उतराई पर पहुंचे तो लेखक का जो घोड़ा था वो बहुत धीरे चल रहा था। लेखक ने जो 2 घोड़े किए थे उनमें से जो लेखक का घोड़ा था और सुमति का घोड़ा था उसमें अंतर था। सुमति का घोड़ा सही चल रहा था, जो लेखक का घोड़ा था वो बहुत धीरे चल रहा था। लेखक उसे आगे चलने के लिए कहता तो वो धीरे हो जाता था। आगे 2 रास्ते जाते थे, लेखक बाएं रास्ते पर चल पड़ा क्योंकि घोड़ा जो था वो सुमति के घोड़े से पीछे हो गया था। और लेखक जब पीछे रह गया तो आगे 2 रास्तों में उसे पता नहीं चल पाया कि जो सुमति है वो किस रास्ते पर चले गए, इसलिए दाएं रास्ते को चुनने की बजाय लेखक ने बाएं रास्ते को चुन लिया। 1.5 मील चलने के बाद पता चला कि वह रास्ता भटक गया है। वह फिर से वापस आया। सुमति उसका इंतजार कर रहा था। वो गुस्से में था, वह मंगोल तो था ही। देखो इतनी देरी से वो इंतजार कर रहा था, इससे गुस्सा उसका आना वाजिब था। लेकिन वो मंगोल जाति का था, एक तो उसका चेहरा लाल होता ही है मंगोल जाति वालों का, और ऊपर से वो गुस्से में था तो उसका चेहरा और भी लाल हो गया था। गुस्से से लाल मुंह करके बोला, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। कंडे से मतलब है गोबर के उपले। ठीक है, उसने क्या कहा, 2 टोकरी उपले फूंक दिए और 3-3 बार चाय को गर्म किया, लेकिन तुम नहीं पहुंचे। गुस्सा वाजिब था उसका। लेखक ने उसे अपनी मजबूरी बताई तो वह शांत हो गया। लेखक ने उसे बताया कि उसे धीरे चलने वाला घोड़ा मिला, उसने जो रास्ता था वो गलत चुन लिया था। इसके बाद वो समझ गया कि हाँ ठीक है। लंकोर में वो एक अच्छी जगह पर ठहरे। उन्हें गर्मा गर्म थुक्पा खाने को मिला। थुक्पा एक खिचड़ी की तरह होता है, बाजरे से इत्यादि से बनता है। अब बात करते हैं जो पाठ हमने पढ़ा है, यानी कि अभी हम इसका जो अगला शेष भाग है वो अगले व्याख्यान यानी कल पढ़ेंगे। आज हम इससे जो संबंधित कठिन शब्द हैं उनको जान लेते हैं। व्यापारिक, व्यापार से संबंधित रास्ते की बात की गई है। नेपाल तिब्बत मार्ग, जो कि उस समय भारत का व्यापारिक रास्ता भी था। चौकियां बनी हुई थी वहां पर, सुरक्षा के लिए बनाए गए ठिकाने। पलटन रहा करती थी, फौजी पलटन रहती थी यानी सेना। परित्यक्त, त्यागा हुआ, जो अब छोड़ चुके थे, इसलिए वो किले कैसे हो गए थे, परित्यक्त हो गए थे। निम्न श्रेणी यानी घटिया किस्म के जो भिखारी थे, भिखमंगे होते थे, उनको घर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था। राहदारी का मतलब होता है यात्रा कर, जो उनसे लिया गया था। लेखक ने और अपनी सुमति की 2 चिट्ठियां उस राहदारी मांगने वाले को दी थी। चिट्ठी यानी पर्ची, वेश यानी कपड़े। लेखक का जो वेश था वो कैसा था, पहला भद्र था, दूसरा भिखमंगे के वेश में था। मनोवृत्ति का मतलब होता है मन की भावना। ये लोगों की मनोवृत्ति पर निर्भर था कि वो घर में किसी को प्रवेश करने दे या ना करने दे। कंडे का अर्थ होता है गोबर के बने हुए उपले, जो किसने फूंक डाले थे, सुमति ने। अब मौखिक प्रश्नोत्तर कर लेते हैं बेटा कि आप पाठ कितना समझे। लेखक का नाम क्या है? लेखक का नाम 2 नाम थे। पहला क्या था, केदार पांडे, दूसरा था राहुल सांकृत्यायन। फौजी किलों में अब कौन रहते हैं, किसान। तिब्बत में कौन सी घटनाएं थी कि वहां पर डाकुओं का डर था, ऊंचे पहाड़ थे, ठीक है, दूर दूर तक गांव गिराव नहीं थे, पुलिस व्यवस्था अच्छी नहीं थी। किसकी जान पहचान की वजह से लेखक को रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई थी, सुमति की जान पहचान की वजह से। तिब्बत में सबसे खतरनाक जगह कौन सी थी, दांडे। लोग बंदूकें हाथ में लेकर क्यों रखते थे, क्योंकि डाकुओं का डर रहता था, इसलिए लोग लाठियों की तरह बंदूकें हाथ में लेकर घूमते थे। पहाड़ की ऊंचाई कितनी थी, 16 से 17,000 फीट या 17-18,000 फीट की ऊंचाई थी। देवता का स्थान कैसे सजाया गया था, रंग बिरंगी झंडियों से। लेखक को कैसा घोड़ा मिला था, धीरे चलने वाला। सुमति लेखक से नाराज क्यों था, क्योंकि उसने आने में देरी कर दी थी। अब आपके लिए बेटा गृह कार्य है। पहला प्रश्न है कि थोंडला के पहले के आखिरी गांव में पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को रहने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? ये हमने अभी बात चर्चा की थी। उसी के आधार पर आपको रफ नोटबुक में इसके उत्तर लिखने हैं। उस समय तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था, ठीक है, समझाया था ना भी। उसी के आधार पर आपको इसको लिखना है। तीसरा प्रश्न है कि लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया था। ये आपकी कल कक्षा परीक्षा हुई थी, उसी की चर्चा करते हैं हम। ये 3 प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी रफ नोटबुक में लिखने हैं और उसकी जो चर्चा है वो कल हम अगले व्याख्यान में करेंगे, तब आप उसे साफ उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। पहले आप उसे रफ में लिखिएगा।
मैंने प्रश्न दिया था आपको कल की कक्षा परीक्षा में कि निम्नलिखित उपसर्गों से दो दो शब्द बनाएं। पहला था अप का अर्थ होता है अपमान, उससे शब्द बनता है अपव्यय। अति से बनाया अत्याचार और अतिरिक्त। स्व से स्वतंत्र, स्वराज्य। वी से विक्रय, विमान। स्वयं से स्वयं सेवक और स्वयंवर। दूसरा प्रश्न था कि निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग में मूल शब्द अलग करके लिखो। पहला है प्रति जमा में एक प्रत्येक। अनुपस्थित में अन उपसर्ग है, उपस्थित शब्द है। पराजय में परा उपसर्ग है, जय शब्द है। अनाथ में अ उपसर्ग नाथ शब्द है। खुश नसीब में खुश उपसर्ग नसीब शब्द है। निम्नलिखित प्रत्ययों से दो दो शब्द बनाएं। आई प्रत्यय से पढ़ाई और लिखाई। इत से पठित और लिखित। मान से श्रीमान शक्तिमान। अनीय से दर्शनीय और गणनीय। देखो मैंने अनीय प्रत्यय बताया था कि आपको धातु लेनी है। अगर प्रत्यय लगाएंगे संज्ञा के पीछे तो हमारा अनीय की जगह ईय प्रत्यय होता है, लेकिन यहाँ पर अनीय है। त्व से महत्व और व्यक्तित्व। महत जमा में त्व महत्व, व्यक्ति जमा में त्व व्यक्तित्व। आखिरी प्रश्न था कि निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द में प्रत्यय अलग करके लिखो। धार्मिक था, धर्म जमा में एक। मैंने पहले बताया था कि अगर ए हो तो उसको आ हो जाता है, लेकिन जब हम अलग करते हैं तो अ हट जाता है उसका। सांस्कृतिक, संस्कृति जमा में एक। सपेरा, सांप जमा में एरा सपेरा। सुनार, सोना जमा में आर सुनार। बचपन, बच्चा जमा में पन। आशा करती हूँ आपको ये व्याख्यान समझ में आ गया होगा। कल इसकी व्याख्यान को हम आगे बढ़ाएंगे, यानी जो पाठ आज हमने पढ़ा है उसी की शेष भाग की चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे तथा आपके गृह कार्य में दिए गए प्रश्नोत्तर हल भी करेंगे। मिलते हैं कल अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।